हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 1.2 में। 1.1 कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने सभी उदाहरणों को कंप्लीट कर लिया। अब 1.2 में ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम बारी बारी से करते चले जाएंगे। पहला प्रश्न में है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये उसी तरह से बनेगा जिस तरह से मैंने आपको उदाहरण 5 में बताया था। उदाहरण 5 में हम लोगों का क्या था, हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था उदाहरण 5 रूट 3 ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसकी अपरिमेयता को हम लोगों ने सिद्ध किया था उदाहरण 5 में। ठीक उसी तरह से ये भी बनेगा। तो उदाहरण 5 यदि आपने देखा तो काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा, आप उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं, चाहे कोई सा भी हो। आप रूट 2 को ले लो, रूट 3 को, रूट 5, रूट 7, इस तरह से आने को आप ले सकते हो। इन सब का इसी तरह से बनाना है जिस तरह से अभी बनाएंगे या उदाहरण 5 में बनाए थे। ठीक है, तो कहता है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या है भी ये अपरिमेय संख्या। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या है ना। लिखेंगे हल, इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q ये दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है। साथ में देखो, चलो बता दे रहा हूं, आगे हम लोग अभी समझ लेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में, यानी रूट 5 बराबर P बटा Q, है ना। एक चीज हम लोगों ने ये कहा था कि यहां आपको लिखना है P Q, ये तो पूर्णांक है, अंडरस्टूड है, ये पूर्णांक है ना। पूर्णांक क्या होता है ये भी तो आप लोग को पता होगा। तो P Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। यहां लिखेंगे सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। साथ में Q जो है 0 नहीं है। Q बराबर 0 नहीं है, Q हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। P और Q ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या, अर्थात P और Q किसी से ये नहीं कटेगा। अगर यदि कटता है तो हम उसको पहले ही काट देंगे। जैसे मान के चलते हैं, हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, 12/18 ले लेते हैं। तो 12/18 ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया। दोनों ही पूर्णांक हैं, 12 भी पूर्णांक है, 18 भी पूर्णांक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो कहता है कि यदि इस तरह से है तो भी हम इसको काट देंगे। ये दोनों कटेगा ना, 6 का पारा में 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, अर्थात अगर 12/18 है तो ये असल में क्या है, 2/3 ही है क्या। तो ये हमारा असल में परिमेय संख्या बन गया। तो कहता है ये अब क्या हो गया, ये हमारा P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। क्लियर। अगर आपने उदाहरण 5 नहीं देखा है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डिटेल से। ओके, अगर आपने देखा होगा तो अच्छे से तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो फिर समझ लेंगे हम लोग। तो यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में जब लिख देंगे तो हम कहेंगे P और Q ये दोनों सह अभाज्य संख्या है जो केवल 1 से विभाजित होता है। 2 और 3 ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 2 और 3 किसी से भी विभाजित नहीं होगा। किसी से कटेगा नहीं, केवल 1 से कटेगा, है ना। और सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। इतना तो याद होगा ना आप लोग को, ये बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। चलो तो हमने यहां लिख दिया कि P Q जो है सहभाज्य संख्या है।
यानी P और Q ये केवल एक से कट सकता है, बाकी किसी से नहीं। ठीक है, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है इन दोनों का, P और Q का। क्लियर? जैसे 2/3 लिया, तो 2 और 3 इन दोनों में क्या गुणनखंड उभयनिष्ठ है दोनों में? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1 3 गुना 1। तो इन दोनों में 2 और 3 में क्या है? सिर्फ एक ही है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हमने इसको लिख लिया। उसके बाद मैंने कहा था कि हमें इससे क्या कर देना है, क्या करना है? इसको वर्ग कर देना है दोनों तरफ। तो इसको हम वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे, P बटा Q का भी हम वर्ग कर देंगे। आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा? √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? √5 को हमें √5 से गुना करना है ना? तो √5 और √5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा पूरी 5। और इधर P पर भी स्क्वायर है और साथ में ये Q पर भी स्क्वायर है। P बटा Q पर होल स्क्वायर का मतलब P पर भी स्क्वायर है और Q पर भी स्क्वायर है। ठीक, इतना तक कोई दिक्कत? फिर कहा था कि आप यहाँ जो बटा में हैं, आप इस बटा को जो है ना बराबर के इस पार लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा? ये Q स्क्वायर P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, बटा में है, इस पर आएगा तो भाग हो जाएगा, गुना हो जाएगा इधर, यानी 5Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर। कहा था कि आप इसको जो है ना समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो? समीकरण 1 मान लो। अब इस स्थिति पर जब हम लोग गौर करेंगे तो क्या हो, यहां हमें क्या नजर आ रहा है? तो हमें नजर आ रहा है 5 गुना Q स्क्वायर, ऐसा है, बराबर P स्क्वायर। तो क्या हुआ? इस P स्क्वायर को हमने यहाँ गुणनखंड कर दिया, हमें गुणनखंड मिला, P स्क्वायर का यहाँ गुणनखंड मिला, नहीं मिला? जैसे कि यदि यहाँ हमारा 36 है, हमने 36 को इस तरह से लिखा 9 चौका 36, तो इस 36 का ये दोनों गुणनखंड हुआ ना, हुआ कि नहीं? ठीक उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, अर्थात P स्क्वायर का 5 और Q स्क्वायर ये दोनों गुणनखंड हुआ। क्या हुआ? गुणनखंड हुआ। तो यहां लिखेंगे, यहां 5, ठीक है, P स्क्वायर का, किसका? P स्क्वायर का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। बोलो समझ में आया कि नहीं? 5 गुना Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि ये जो 5 है इस P स्क्वायर का एक गुणनखंड है। समझ में आ गया? चलो, उसके बाद याद करो, एक प्रमेय को मैंने बताया था, उदाहरण 5 को बताने से पहले एक प्रमेय का जिक्र किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि यदि n एक, मान लेते हैं कि n हमारा अभाज्य संख्या है, n अभाज्य संख्या होना चाहिए, n हमारा अभाज्य संख्या है। अब यदि n, ठीक है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि n a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये n a को भी विभाजित करेगा। याद करो, उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से बताया था, अच्छा से। अब पूरा डिटेल करेंगे तो और बहुत लंबी हो जाएगी, आप वहां जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है ही, आप वहां जाकर के देख लोगे, 1 नंबर से सीरियली देख लोगे, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है? मच्छर की मक्खी जी जो मेरा इसको लगा दिया। तो समझ में आया? अब यहां देखो, हमने यहां कहा कि ये जो 5 है P स्क्वायर का गुणनखंड है, तो इसका मतलब कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। नहीं आया समझ में?
5 पी स्क्वायर का यदि गुणनखंड है तो ये 5 पी स्क्वायर को तो विभाजित करेगा ना। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया 36 का गुणनखंड को हमने किया था 9 गुना 4, है ना। कहते हैं कि ये जो 9 है इस 36 का गुणनखंड है। अगर ये 9 36 का गुणनखंड है तो ये 9 निश्चित रूप से 36 को भाग दे देगा। 9 चौका 36 है ना, 4 बार में भाग दे देगा। वही बात कहें कि 5 इस पी स्क्वायर का यदि एक गुणनखंड है तो ये 5 निश्चित रूप से पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। और जब ये जो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो निश्चित रूप से बोलेंगे, इसीलिए 5 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। और उस प्रमेय को याद करो, प्रमेय 1.2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि n a स्क्वायर को विभाजित करती है तो ये n a को भी विभाजित करेगा। यहाँ हम तो a तो नहीं लिए, p लिए हैं, तो बोलेंगे इसीलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। एकदम निश्चित रूप से 100% करेगा। अब जब ऐसा है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब जब ये 5 p को विभाजित करेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 5 के बराबर p। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या है, k क्या है, देखो हमने कहा कि 5 p को विभाजित करेगा। जैसे हमने कहा कि देखो भाई 4 जो है ना ये 36 को विभाजित करेगा, 4 36 को विभाजित करेगा। तो 36 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 4 गुना 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4 गुना 9 हो जाएगा, है ना। तो वही चीज हम लोगों ने लिखा कि 5 जो है p को विभाजित करेगा, तो हम 5 p का गुणनखंड 5 गुना k लिख सकते हैं। 4 36 को विभाजित करेगा तो हम लिख सकते हैं 4 गुना k, यहाँ लिख दिया 4 गुना k बराबर 36। अब ये k हमारा क्या है, तो ये 9 है। अभी हमें ये p क्या है तो हमें तो नहीं ना मालूम, तो k क्या होगा कुछ। अगर मानते हैं वहां k हमारा, हमने k या 5 लिया, 5 k लिया है, k यदि हमारा 2 हो जाता है तो p हमारा 10 हो जाएगा। अगर k हम 3 ले लेते हैं तो p हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या किया ये मक्खी, अच्छा ये मक्खी भी तो कमाल कर रहा है। समझ में आया, 15 हो जाएगा। तो वही कहते हैं, क्या कहते हैं, 5 यदि p को विभाजित करेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p का हमने गुणनखंड किया 5k। क्लियर। चलो अब यहां तक तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जिस तरह से हमने यहां वर्ग किया था, दोनों तरफ स्क्वायर लगाया था, यहां भी हम करेंगे 5k पर स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अच्छा ये सब हम लोग आगे क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमने यहां शुरुआत में हम लोगों ने क्या कहा कि p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। यानी कि दोनों में p और q में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का एक ही गुणनखंड है, एक के अलावा और कोई नहीं है, ये किसी से नहीं कटेगा। हम इसको आगे जब देखते जा रहे हैं तो यहां हमने पाया कि 5 जो है ना p को विभाजित करेगा। अब आगे चल करके यदि हम पाए कि 5 q को भी विभाजित करता है, चलो पहले बना लेते हैं। यहां देखो, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर, 5k पर होल स्क्वायर, तो 5 पर भी स्क्वायर है, 5 5 है 25 k स्क्वायर हो जाएगा बराबर p स्क्वायर। अच्छा देखो समीकरण 1 से ध्यान दो, समीकरण 1 में है 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करेंगे,
इस पी स्क्वायर के जगह इसको ले लेंगे, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो हम इस पी स्क्वायर के जगह इसको ले सकते हैं, 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। आप यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में समीकरण 1 से, कहां से लिया हम लोगों ने, यहां तो है पी स्क्वायर, लेकिन हमने यहां लिखा 5 क्यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर और 5 क्यू स्क्वायर दोनों आपस में बराबर है, तो हम इसके जगह इसको लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे लिख रहे हैं। अब चूंकि मेरे पास जगह है नहीं बचा हुआ, तो मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। अब इसको आगे लिखते हैं। हम क्या करेंगे, इस 5 को बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे, ला सकते हैं ना, ठीक है। देखो ऐसे यहाँ लिखेंगे, इस 5 को यदि इधर लेके आ जाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो 25/5 हो जाएगा। 25/5 का मतलब 25/5 का मतलब 5 5 है 25, 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5k² बराबर क्यू स्क्वायर। इधर क्या बच जाएगा, क्यू स्क्वायर। इसको भी आप समीकरण 2 मान लो, क्योंकि देखो यहां हम लोगों ने क्या था ना, 5k² बराबर पी स्क्वायर को समीकरण मान लिया था। ठीक उसी तरह से आप इसको समीकरण मान लो। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, कितना खराब लग रहा है ना देखने में। हो गया? चलो अब देखो, जिस तरह से हमने इसको देख करके ये लिखा था, अब ठीक उसी तरह से हम इसको देख करके नीचे लिखेंगे। देखो लिखेंगे यहां भी वैसे ही है, 5 गुना k²। 5 का मतलब 5 गुना k² होता है बराबर क्यू²। अर्थात हम यहां बोल रहे हैं कि क्यू² का गुणनखंड 5 गुना k² है। ठीक, कोई दिक्कत? तो हम यहां से लिख लेंगे, ये जो 5 है इस क्यू² का गुणनखंड है, लिखेंगे यहां 5 क्यू² का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है ना। क्यों? क्योंकि हमने वहां लिखा है 5 गुना k² बराबर क्यू²। तो क्यू² को हमने गुणनखंड के रूप में लिखा है ना, तो ये 5 इस क्यू² का गुणनखंड हो गया। जिस तरह से यहाँ 5 p² का गुणनखंड हुआ, उसी तरह से यहाँ भी 5 जो है क्यू² का गुणनखंड है। अब जब ये 5 क्यू² का गुणनखंड है, जब ये 5 इस क्यू² का गुणनखंड है, तो हम 5 से इसको भाग दे सकते हैं क्यू² को, नहीं? तो बोलेंगे इसीलिए 5 क्यू² को विभाजित करेगा, है ना, एकदम करेगा। जब ये 5 क्यू² को विभाजित करेगा, तो बोलेंगे एकदम 100% ये 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं? एकदम हर हाल में करेगा। आप देखो यहां हमने पाया 5 पी को विभाजित करेगा, यहां हमने पाया 5 क्यू को विभाजित करेगा, और हमने क्या माना है कि ये पी और क्यू को कोई भी विभाजित नहीं करेगा, केवल एक ही करेगा। लेकिन हमें यहां तो एक के अलावा 5 भी मिल गया, नहीं हुआ? मिला ना। इसका मतलब हमने जो माना निकला कुछ और, हम माना ऊपर कुछ और निकला कुछ और। तो हमारा मानना गलत हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। हाँ, तो जब गलत हो गया तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, स्पष्ट स्पष्ट है हमारा मानना गलत
हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करना था, लिखेंगे सिद्ध हुआ। जो हमें सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर दिया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। उतार लो इसको।